दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। 5 राज्य 8 ठिकाने और मंत्री जी कहते हैं मुद्दा लोकल है। लातूर में बैठे संजय जाधव और जलील पठान, गुरुग्राम में बैठा गंगाधर, पटना में बैठा सिकंदर यादवेंदु, नालंदा का संजीव मुखिया, पटना का लर्न प्ले स्कूल, हजारीबाग का ओएसएस स्कूल, गोधरा का जय जलाराम स्कूल, भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस। दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। मंत्री जी लीक वोकल है, लेकिन माफिया ग्लोबल है। एग्जाम माफिया का स्लीपर सेल, नीट पेपर लीक का ग्लोबल मॉड्यूल। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए नीट पेपर लीक का मुद्दा लोकल हो सकता है, लेकिन एग्जाम माफिया के लिए पेपर लीक करना ग्लोबल सिंडिकेट का हिस्सा है। बात हैरान करने वाली है, लेकिन सच है। कुछ दिन बाद यह देश के सामने आ जाएगा। यही वजह है कि पटियाल पिछले 18 दिन से 24 लाख कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट में नीट पेपर लीक पर वोकल है। आज के परीक्षण में आपको यह बताऊंगा कि पेपर लीक माफिया कैसे एजेंसी और सरकार को लोकल लीक के झांसे में रखकर ग्लोबल कमाई कर रहा है। नीट पेपर लीक मामले की जांच में जुटी हुई सीबीआई के हाथ अब तक क्या क्या सुराग लगे हैं, इसका अपडेट जैसे ही आपके सामने आएगा आपको पता चल जाएगा कि नीट पेपर लीक में लोकल और ग्लोबल का रैकेट है क्या, सरकार कितनी कंफ्यूज है और लोकल माफिया नीट पेपर लीक करने के लिए कितना मजबूत। मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स्ड है, लेकिन पटियाल इसे मुर्गी और अंडे की मदद से आसान करने की कोशिश करेगा। आपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी तो सुनी होगी। एक आदमी के पास मुर्गी थी, रोज सोने का अंडा देती थी। आदमी ने सोचा इंतजार कौन करे, पेट फाड़ो और सारे अंडे निकाल लो। मुर्गी मर गई और अंडे भी चले गए। नीट पेपर लीक करने वाले माफिया ने इस कहानी से सबक लिया और पेपर लीक करने पर अपनी रणनीति चेंज कर दी। एक दिन में कमाई करने की बजाय उसने धीरे धीरे लंबे वक्त तक कमाई के मॉडल को अपना लिया। क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को टारगेट बनाया। ऐसा क्यों हुआ और इसे कैसे अंजाम दिया गया, अब यह समझिए। पेपर लीक माफिया करता क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूशन लोकल करता है, मतलब बहुत सीमित लोगों को पेपर बेचा जाता है। दाम ज्यादा होते हैं और लोग कम। इसके लिए जो नेटवर्क तैयार किया जाता है उसमें आतंकियों की तरह स्लीपर सेल होते हैं। हर आदमी का काम अलग होता है और एक सेल दूसरे सेल को नहीं जानता। अब इसे अभी तक की जांच में हुई तमाम डेवलपमेंट्स के जरिए समझिए। झारखंड के हजारीबाग में ओएसएस स्कूल में नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन क्वेश्चन पेपर पूरे देश में बांटने की बजाय पटना भेजा गया और यहां 20-25 कैंडिडेट को ही पेपर अपनी आंखों के सामने याद करा दिया गया। बदले में प्रति कैंडिडेट 50 लाख रुपए लिए गए। अब गोधरा की जांच में सामने आए फैक्ट्स को देख लीजिए। यहां के जय जलाराम स्कूल में 17 कैंडिडेट्स को चुना गया। उनसे ओएमआर शीट खाली छोड़ने की बात हुई। बाद में एक्सपर्ट्स की मदद से उसे भरने का भरोसा दिया गया। सिलेक्शन के बदले रकम छोटी रखी गई। ओएमआर शीट भरने का ठेका 10 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट का था। एग्जाम माफिया ने इसके लिए लोकल यूनिट की मदद से लोकल रिसोर्सेज पर काम किया। मतलब साफ है, पूरे देश में पेपर बांटने की जगह छोटे छोटे ग्रुप बनाकर पेपर लीक करके उसे बेचा जाए। महाराष्ट्र के लातूर में भी कैंडिडेट्स को छोटा ग्रुप बनाकर अंक बढ़ाने का ठेका दिया गया। यूपी की आरओ और एआरओ परीक्षा में तो गजब ही हो गया। भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से जिस इंजीनियर ने पेपर ये लीक किया था,
वो पेपर लीक कर खुद कैंडिडेट के सामने पहुंचा, खुद क्वेश्चन बताए और फिर वहीं पर पेपर नष्ट भी कर दिया। मतलब सब कुछ लोकल स्तर पर हुआ, छोटे छोटे ग्रुप्स की मदद में। जब जब आप इस पैटर्न को 5 राज्यों के 8 ठिकानों पर देखते हैं तो आपको यह समझ आ जाता है कि लीक लोकल है लेकिन इसका असर ग्लोबल है। हालांकि हमारे शिक्षा मंत्री यह समझ रहे हैं कि पटना और गोधरा एक लोकल वारदात है जहां एग्जाम लीक हो, इसका असर पूरे एग्जाम की क्रेडिबिलिटी पर नहीं पड़ेगा। कोई उन्हें यह समझाए कि टुकड़ों में हुई बेईमानी से मेरिट लिस्ट में जो जगह बनाने वाले कैंडिडेट हैं वो सिलेक्शन लिस्ट में कितना अंतर पैदा कर देते हैं और एग्जाम की लेवल प्लेइंग फील्ड को बर्बाद करके रख देते हैं, ये इन छोटे छोटे ग्रुप्स की मदद से ही होता है। अब आप सोचिए कि नीट का मुद्दा अगर लोकल होता तो क्या इस केस में सीबीआई की एंट्री होती, ईडी जांच की मांग उठती? अब आप जांच में मिले सुरागों की मदद से पटियाल की थ्योरी को समझिए। पटना पुलिस ने लोकल स्टाइल में पेपर लीक करने वाले एग्जाम माफिया संजीव मुखिया गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी अब सीबीआई के शिकंजे में हैं। आज पटना की विशेष सीबीआई कोर्ट ने आरोपी बलदेव कुमार उर्फ चिंटू और दूसरे आरोपी मुकेश कुमार को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। दोनों आरोपियों ने क्वेश्चन पेपर की फोटोकॉपी करके लर्न प्ले स्कूल के 30 बच्चों को सवालों के जवाब वहां याद करवाए, सिर्फ 30। चाहते तो इसकी सेल लगा देते, कमाई ज्यादा होती, लेकिन पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता। और एक बार पेपर माफिया की मुहर लग गई तो भविष्य की कमाई भी खतरे में पड़ जाती है, इसीलिए लोकल पर जोर दिया गया। सीबीआई की टीम गुजरात के गोधरा, झारखंड के हजारीबाग, यूपी के कुशीनगर और बिहार के पटना में एक्टिव है। सीबीआई जांच लोकल स्तर पर चल रही है और एग्जाम माफिया के स्लीपर सेल को बस्ट करने में पूरी ताकत लगा रही है ताकि पेपर लीक के एग्जाम माफिया की ग्लोबल कमाई का पर्दाफाश किया जा सके, पेपर लीक के इस नए पैटर्न को बेनकाब किया जा सके। इसीलिए सीबीआई और लोकल पुलिस की सभी कोशिशें चल रही हैं। पटियाल ने आपको बताया था कि नीट का पेपर सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में लीक किया गया। सीबीआई की एक टीम आज हजारीबाग के हाशिमा कॉलोनी पहुंची और ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक से लंबी पूछताछ की। एहसानुल हक वही शख्स है जिन्हें एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट एग्जाम करवाने के लिए सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया था। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल की नीट क्वेश्चन बुक लेट पर जो कोड था, यानी जो क्वेश्चन पेपर की जो बुकलेट थी उस पर जो कोड छपा हुआ था, वही पटना में जो जले हुए पेपर मिले थे उनसे मैच हुआ था। शक यह है कि ओएसएस स्कूल ही नीट का पेपर लीक करने वाला सबसे पहला स्थान था। ध्यान दीजिए, सब कुछ लोकल लेवल पर हो रहा है, ज्यादा दूरी नहीं है। बिना ज्यादा दूरी तय किए पेपर लीक को टारगेट के पास पहुंचा दिया जाता है और फिर काम होने के बाद उसे नष्ट कर दिया जाता है। यह मॉडस ऑपरेंडाई अब तक जांच में भी निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई की एक टीम हजारीबाग की एसबीआई ब्रांच में भी पहुंची है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में। यह वही ब्रांच है जहां नीट के पेपर रखे गए थे। सीबीआई अधिकारियों ने बैंक कर्मचारियों से पूछताछ के साथ साथ बैंक के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। ये सब आज की अपडेट है। सीबीआई टीम जब प्रिंसिपल एहसानुल हक से पूछताछ करने के लिए पहुंची तब हमारे संवाददाता शशांक कुमार मौके पर ही मौजूद थे। शशांक ने प्रिंसिपल एहसानुल हक से बात करने की कोशिश की ताकि लीक के लोकल मॉड्यूल के बारे में कुछ और जानकारी मिल सके। कब से सीबीआई की टीम पूछताछ की आपसे सर? सर कब से टीम आपसे आज सुबह पूछताछ कर रही थी? देखिए एहसानुल हक साहब अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सर आप शक था कि आपके सेंटर से पेपर लीक हुआ है लेकिन आप इसको नकार रहे थे, आप सिटी कोऑर्डिनेटर भी थे। एहसानुल हक सर कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके घर से टीम जा रही है, कुछ दस्तावेज भी लेके कुछ बोलना चाहेंगे? एहसानुल हक सर कुछ बोलना चाहेंगे? एहसानुल हक सर कुछ बोलना चाहेंगे? सर कितने देर पूछताछ हुई है या क्या आपसे पूछा गया, कुछ साझा करना चाहेंगे? सर देखिए एहसानुल हक साहब जो हैं कुछ फिलहाल बोल नहीं रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हजारीबाग में सीबीआई की टीम सीसीएल गेस्ट हाउस में 10 लोगों से पूछताछ कर रही है। यह पूछताछ नीट पेपर लीक मामले में हो रही है।
सीबीआई के करीब 8 अधिकारी इस वक्त सीसीएल गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक समेत 10 लोगों से सीबीआई की टीम वहां पूछताछ कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हजारीबाग से मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शशांक कुमार। शशांक, क्या अपडेट है? देखिए, सुबह 2 घंटे एहसानुल हक से घर पर पूछताछ हुई, 4 घंटे स्कूल में पूछताछ हुई और शाम 6 बजे से पूछताछ हो रही है। अभी 10 और लोग हैं कुल मिलाकर, और यही गेस्ट हाउस है सीसीएल का। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में पूछताछ हो रही है। जो सोर्सेज बता रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि जो आपके यहाँ का प्रश्न पत्र था वो परीक्षा से पहले बिहार ही कैसे पहुँच गया। ये पूछा जा रहा है कि क्या परीक्षा माफियाओं से आप लोग के संपर्क हैं, अगर संपर्क आप लोगों ने किया तो किस तरह से किया। आप सिटी कोऑर्डिनेटर थे, आपके अंडर में 5 सेंटर थे हजारीबाग में, तो क्या उन जगहों पर भी खेला किया गया है। अगर पैसे का लेन देन हुआ है तो वो कितना का हुआ है, क्या पोस्ट डेटेड चेक लिए गए थे, पूरा खेल किसने रचा। इस तमाम तरह के सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। और जो सामने कमरा दिख रहा है, विशाल कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, उसी में एहसानुल हक और अन्य लोग मौजूद हैं। वैसे लोग हैं जो परीक्षा के दिन सेंटर पर बड़ी जिम्मेदारी जिनके पास थी। तो लगातार पूछताछ हो रही है और जानकारी ये मिल रही है कि रात भर पूछताछ होगी। और इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि ये सब कुछ बहुत लोकल स्तर पर ऑपरेट हो रहा था। क्या कोई जांच में नया पैटर्न सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, नया पैटर्न तो फिलहाल कुछ निकल कर सामने नहीं आ रहा है। फोकस इसी बात पर किया जा रहा है जानने का कि आखिर परीक्षा से पहले ही जो पेपर था वो पटना कैसे पहुंच गया, कौन लोग इसके पीछे हैं, किनसे तार जुड़ रहे हैं। तमाम अभी इन्हीं चीज़ों पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात सामने जरूर आ रही है कि मोटी रकम जो है अभ्यर्थियों से पूरे मामले पर ली गई है। हो सकता है ये जो पूछताछ चल रही है इसमें कल सुबह तक कुछ नए और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो जाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाकर रखिएगा, हमें हर अपडेट दीजिएगा। लेकिन पटियाला के परीक्षण में आप ये देख रहे हैं कि नीट पेपर लीक मामले की मॉडस ऑपरेंडी कितनी लोकल है, लेकिन माफिया का पैटर्न कितना ग्लोबल है। कैसे छोटे छोटे स्लीपर सेल बनाकर एग्जाम माफिया ने पेपर लीक किया। अब आपको इसका एक और उदाहरण दिखाने के लिए लातूर लेकर चलता हूं, जहां चुपचाप पैसे के बदले नंबर बढ़ाने का रैकेट चल रहा था। पब्लिक इंटरेस्ट की टीम पिछले 18 दिनों से नीट पेपर लीक धांधली के मामले में इस मुद्दे को फॉलो कर रही है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम महाराष्ट्र के लातूर में उस स्कूल पर पहुंची जहां नीट परीक्षा में घोटाले का आरोपी जलील पठान हेडमास्टर था। वही जलील पठान जिसने महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया और उसे 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भी भेजा गया है। जलील के साथ लोकल एसेट संजय जाधव काम कर रहा था और दावा यह किया जा रहा है कि उनका हैंडलर गुरुग्राम में बैठा गंगाधर है। जलील और संजय धांधली करते थे, पैसा कलेक्ट करते थे, उसे गंगाधर तक पहुंचाया जाता था। मतलब अगर एक पकड़ा जाए तो बाकी सब अलर्ट हो जाएं और छिप जाएं, जैसे कि आतंकी ऑपरेट करते हैं। उसी तरह से बिल्कुल वही स्टाइल था। इसमें आसपास के लोगों को उनके इरादों की भनक तक नहीं लगती। अब इसका एक उदाहरण और आपको दिखाता हूं। नीट धांधली का खुलासा होने के बाद जलील को जिला परिषद के प्राइमरी स्कूल कातपुर के हेडमास्टर पद से हटा दिया गया है। स्कूल के नए हेडमास्टर को नियुक्त कर दिया गया है। स्कूल के नए हेडमास्टर नवनाथ चौहान होंगे और पेरेंट्स स्कूल कमेटी के अध्यक्ष पांडुरंग मस्के। इन दोनों से एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा ने बात की। आप भी सुनिए आरोपी जलील को लेकर बातचीत में क्या खुलासा हुआ। देख सकते हैं जिला परिषद प्राथमिक शाला कातपुर तालुका जिला लातूर, यहीं पर वो हेडमास्टर के तौर पर बच्चों को शिक्षा देते थे। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। हमारे साथ इस स्कूल के जो नए हेडमास्टर बन सकते हैं जो हमारे साथ हैं चौहान जी। सर, आप पठान जी को कब से जानते हैं? ये जो पूरा मामला हुआ है इसे देखते हुए स्कूल के लोगों में क्या बातचीत है? 5 महीने हो गए मेरे को। मैं पहले कभी पठान सर को पहचानता नहीं, जानता था नहीं, बैठना उठना नहीं था। मगर एक 5 महीने में ये समझ में आया कि स्कूल में उनका जो बाहर का रोल है उसका कोई संबंध नहीं है। अच्छा, कोई संबंध नहीं, कभी चर्चा नहीं होती थी। कभी पठान जी ने नीट नहीं या फिर ऐसी क्लासेस में पढ़ाते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमको भी नहीं, हमारे शाले कमेटी को कभी इसने बात नहीं की। उनका ऐसा रोल तो अच्छा था स्कूल में, कभी भी ऐसा हमको लगा नहीं कि वो ऐसा करेंगे।
नीट पेपर लीक से जुड़े खुलासों की सीरीज में अब पटियाल एक और अहम बात आपको बताने जा रहा है। इससे सीबीआई को भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। खुलासा यह है कि महाराष्ट्र के लातूर से जिन आरोपियों को नीट पेपर लीक धांधली में गिरफ्तार किया गया है, उन आरोपियों के पास से नीट के अलावा राज्य सरकार की ग्रेड बी और ग्रेड सी की परीक्षा के एडमिट कार्ड भी बरामद हुए हैं। यानी जो इस दोनों दर्जों में नौकरी मिलती थी, उनके एग्जाम के एडमिट कार्ड भी मिले हैं। मतलब लातूर का लोकल लीक पैटर्न सिर्फ नीट तक ही सीमित नहीं है, दूसरी परीक्षाओं में भी गैंग धांधली करता है। लातूर पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि नीट पेपर लीक मामले में फरार जो आरोपी गंगाधर गुंडे है, शिक्षकों और एजेंट के बीच में वो कॉमन कड़ी था। गंगाधर फिलहाल कहां है इसका पता नहीं चला है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि वो अंडरग्राउंड हो गया है। लातूर पुलिस की एक टीम गंगाधर की तलाश में उत्तराखंड पहुंची है और दावा यह किया जा रहा है कि पेपर लीक केस में गर्मी बढ़ने के बाद गंगाधर पहाड़ों में आराम फरमा रहा है। गंगाधर का बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। जांच में यह पता चला है कि गंगाधर बिहार में कुछ लोगों से लगातार संपर्क में रहता था। गंगाधर बिहार के जिन लोगों के संपर्क में था वो नीट कैंडिडेट या फिर सॉल्वर गैंग के सदस्य हो सकते हैं। पुलिस को कुछ व्हाट्सएप चैट और कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं जिनके आधार पर गंगाधर के बिहार कनेक्शन की पुष्टि हुई है। अब एक और ध्यान देने वाली बात है, अगर जांच एजेंसी को गंगाधर नहीं मिला तो कोर्ट में कुछ भी साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किंगपिन को पकड़े बिना साजिश को साबित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए गंगाधर का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है ताकि आगे की कड़ियां जुड़ सके। नीट में धांधली का रैकेट झारखंड, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान के एग्जाम माफिया भी नीट धांधली के लोकल ग्लोबल मॉडल में बिल्कुल शामिल है, बराबर शामिल है। आप कहेंगे कैसे? तो ये भी मैं बताता हूं आपको। बिहार के मुजफ्फरपुर में डीएवी स्कूल में नीट एग्जाम सेंटर था। 5 मई के दिन पुलिस को धांधली की खबर मिली। यहां स्कूल प्रशासन ने जोधपुर एम्स के छात्र हुक्मा राम को पकड़ लिया, जो पटना के छात्र राज पांडे की जगह पर नीट का एग्जाम दे रहा था। मतलब कैंडिडेट बदल गए थे, देना किसी को था, दे कोई रहा था। जब तक पुलिस डीएवी स्कूल पहुंचकर उस आरोपी को पकड़ने की कोशिश करती, सॉल्वर हुक्मा राम को स्कूल प्रशासन ने वहां से भगा दिया। पुलिस ने प्रिंसिपल से कहा स्कूल की साख खराब ना हो, इसलिए यह काम किया, हुक्मा राम को छोड़ दिया। यानी पुलिस को उस प्रिंसिपल पर भी शक हुआ जिसने पुलिस के पहुंचने से पहले ही छोड़ दिया उसे। मुजफ्फरपुर पुलिस के जांच हुक्मा राम और राज पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आगे की कर रही है कि इन दोनों का क्या रैकेट था। अब पूरे मामले में आरोपी हुक्मा राम का माफीनामा सामने आया है। हुक्मा राम के मुताबिक राज पांडे से उसकी मुलाकात कोटा में हुई थी। नीट रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फॉर्म में राज पांडे की जगह मेरी फोटो लगा दी गई, ऐसा उसने अपने कबूलनामे में कहा है। इसके बदले में तब मुझे 1 लाख रुपए मिले थे, हुक्मा राम कह रहा है। राज पांडे की जगह पेपर देने के बदले 4 लाख रुपए मिलने थे। मैं गरीब परिवार से हूं, इसलिए यह काम कर रहा था। हुक्मा राम का केस पेपर लीक माफिया के नेटवर्क का सबूत है। यानी वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को जो गरीब घरों के हैं उनको भी ढूंढ कर रखते हैं। कोचिंग सेंटर से शिकार पकड़े जाते हैं। एम्स में पढ़ने वाले हुक्मा राम को सफलता की गारंटी की तरह पेश किया जाता है। हुक्मा राम जैसे गरीब पैसे के लालच में फंस जाते हैं। बहुत शातिर चाल है। सीबीआई इस चेन को पकड़कर आगे बढ़ेगी तो नीट पेपर लीक का नया सच देश के सामने आ जाएगा। कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। कमेटी ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए डीजी सुबोध सिंह को भी हटा दिया गया था, लेकिन बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एनटीए के पूर्व चीफ डीजी सुबोध को उनको गिरफ्तार करने की मांग की है। आखिर ऐसा क्यों किया, पप्पू से ही सुन लेते हैं। 20 आत्महत्या कर लिया वहाँ कोटा में, और लगातार हत्या पे हत्या हो रही है, और हर तरह के एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो रहे हैं। लाठीचार्ज होती है, गोली चलती है, बच्चे केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पासवर्ड जब सुबोध के पास था तो एक दिन पहले क्वेश्चन कैसे गया वो, पहले तो ये सवाल है। और सुबोध को आपने एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं किया, आप हमको ये बताओ। और जेल क्यों नहीं भेजे, आप सिर्फ हटा क्यों दिए? पहले तो आप मान ही नहीं रहे थे कि क्वेश्चन आउट हुआ। पटियाल का एक निवेदन है, सरकार पेपर लीक को एक लोकल घटना ना माने, बल्कि उसके पैटर्न की पूरी जांच कराए
उसे पता चलेगा कि एग्जाम की पवित्रता एक जगह नहीं, देश में कई जगह भंग हुई है। किसी भी एग्जाम में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी है। नीट के इस एग्जाम में समान अवसर के सिद्धांत की धज्जियां उड़ी हैं, इसलिए इसे रद्द करना ही एकमात्र रास्ता बचा है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब 3 मुख्यमंत्रियों की उन योजनाओं का परीक्षण होगा जो आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है। देश के 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जिन मॉडल्स की ओर अपना कदम बढ़ाया है, वो हमारे सिस्टम की सेहत को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। उन 3 योजनाओं के बारे में जानने से पहले पटियाल आपको उन्हें लागू करने वाले तीनों मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी देना चाहता है। पहला नाम है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अपनी सरकार में फैले करप्शन से नाराज ममता बनर्जी अब अपने मंत्रियों और अफसरों पर बुलडोजर चला रही हैं। बिना डरे अपनी कमियां खुद बता रही हैं। दूसरा नाम है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का। राज्य में बेरोजगारी को चुनौती है और इससे निपटने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने कास्ट से ज्यादा स्किल यानी टैलेंट को तरजीह देने का फैसला किया है। वो स्किल सेंसस करवा रहे हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का, जिन्होंने मंत्रियों से यह कह दिया है कि अपना इनकम टैक्स खुद भरो, सरकार नहीं देगी। छोटा ही सही, लेकिन एक क्रांतिकारी फैसला जरूर है। अब बड़ा सवाल यह है कि इन 3 मुख्यमंत्रियों के मॉडल कितने सफल हो सकते हैं। क्या ऐसी पहल देश के बाकी राज्यों के लिए नजीर बन सकती है या नहीं? जाति नहीं, स्किल पूछेंगे। देश में पहली बार स्किल सेंसस आंध्र प्रदेश राज्य में नायडू जी शुरू करने वाला है। अपने मंत्री के करप्शन पर बुलडोजर। বাংলার আইডেন্টিটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেন বুঝতে পারছেন না? আপনার টকের টাকা খাওয়ার জন্য এবং আপনাদের টাকা খাওয়ার জন্য। জমি পাচ্ছেন বেচে দিচ্ছেন, রাজ্য সরকারের জমি, যেখানে পাচ্ছেন দখলদারি করিয়ে দিচ্ছেন। मंत्री का टैक्स जनता नहीं भरेगी। तीन मुख्यमंत्रियों के क्रांतिकारी कदम। क्रांतिकारी चैलेंज, क्या देश करेगा स्वीकार? सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एंटी करप्शन मॉडल की बात होगी। इसके परीक्षण के लिए पटियाल आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलेगा। ममता बनर्जी का गुस्सा जग जाहिर है, लेकिन अब दीदी के निशाने पर उनके मंत्री और विधायक आ गए हैं और इसकी वजह है बंगाल में लोकल लेवल पर बढ़ रहा करप्शन। ममता ने अपनी पार्टी के करप्शन के खिलाफ बुलडोजर निकाल दिया है। ममता बनर्जी को लगातार करप्शन की कई शिकायतें मिल रही हैं। कहीं मंत्री की शह पर अवैध कब्जा किया हुआ है, कहीं एमएलए ने अतिक्रमण करवा रखा है, किसी मामले में अफसर शामिल है, कहीं सरकारी सिस्टम को करप्शन की कमाई का सोर्स बना लिया गया है। ऐसे लोगों पर अब ममता बनर्जी ने डायरेक्ट एक्शन शुरू कर दिया है। पटियाल आपको एक्शन की वो तस्वीरें भी दिखाएगा, लेकिन सबसे पहले आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भरी सभा में ममता दीदी के सार्वजनिक गुस्से को देख लीजिए। बांग्लार आइडेंटिटी नष्ट हो जाচ্ছে কেন? बंगाल की पहचान खराब हो रही है क्योंकि आप लोग पैसे खाने लगे हैं। जहां राज्य सरकार की जमीन दिखती है आप बेच देते हैं या दखल करवा दे रही हैं। वर्स्ट परफॉर्मेंस। म्युनिसिपल का सबसे बुरा परफॉर्मेंस है। इन्हें बनाया क्यों गया है, मुझे तो ये ही समझ में नहीं आ रहा। म्युनिसिपल बनाने का फायदा क्या है अगर आम जनता को उसका लाभ ही ना मिले? हावड़ा में कंजर्वेशन का कोई सिस्टम अभी तक क्यों नहीं है? अर्बन डिपार्टमेंट के मेयर से पूछूंगी। मुझे जवाब अभी नहीं चाहिए, आप पॉइंट नोट कर लीजिए। फिलहाल जंजलेर भैट नियमित परिष्कार হয় না, सफाई नहीं हो रही, रास्ते में पानी आ रहा है। विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का, ममता बनर्जी अपने दम पर हर चुनौती से निपटती हैं। अब दीदी की
सबसे बड़ी चिंता है पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ बनता पब्लिक परसेप्शन। बंगाल में टीएमसी नेताओं का करप्शन। कोलकाता में एक बैठक के दौरान ममता दीदी का कुछ नेताओं को नाम लेकर सीधा करप्शन के मामले में अटैक करना एक बड़ी बात है। विधाननगर के टीएमसी विधायक सुजीत बोस पर सॉल्ट लेक और राजार घाट इलाके के अतिक्रमण करवाने का आरोप है। हावड़ा सेंट्रल से विधायक हैं और मंत्री अरूप राय, उनके खिलाफ अवैध उगाही का आरोप है। हावड़ा नॉर्थ से विधायक गौतम चौधरी के खिलाफ भी अवैध उगाही कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। नेताओं के अलावा अतिक्रमण, उगाही और अवैध कमाई में लगे अफसरों को भी दीदी ने सुधर जाने की चेतावनी दी है। যিনি দায়িত্বে আছেন, जिनके पास जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहे हैं? अमृता राय बर्मन, एसडीओ हावड़ा, आप क्यों नहीं इस मामले को देख रही हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, ये सब सुविधाएं तो हैं हमारे पास। अपने मन से टेंडर बांटते हैं, पता नहीं कौन कितना खा रहा है। गैंग अप हो गया है। আমি সরি, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये सब कहते हुए खुशी नहीं हो रही है। मैं दुखी हूँ। जब मैं रास्ते से गुजरती हूँ और कोई भी लाइट खराब दिखती है तो तुरंत फोन करती हूँ। घंटों लाइट जलती ही रह जाती है। सोचते हैं सरकार का पैसा है, सरकार तो देगी ही, लेकिन ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये जनता का पैसा है, ये समझना होगा। अब पटियाला आपको ममता बनर्जी के इस गुस्से का आफ्टर इफेक्ट दिखाएगा। इसकी तस्वीर आज शाम ही कोलकाता से सामने आ गई। करप्शन के खिलाफ कोलकाता के न्यू टाउन, बेहाला और अलीपुर में सड़कों पर बुलडोजर नजर आने लगा। जहां भी करप्शन वाला अतिक्रमण नजर आया, उसे या तो उखाड़ दिया गया या फिर उसे हटाने के लिए पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। आउटपुटটা देखो, चला क्यों नहीं रहा? राज्य के अलग अलग जिलों में अवैध हॉकरों को हटाया जा रहा है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, सॉल्ट लेक का ये इलाका है। इस जगह पे, इस फुटपाथ पे कल तक दर्जनों दुकानें हुआ करती थी, लेकिन रातों रात अवैध अस्थायी दुकानों को हटा दिया गया है। आज भी हमने देखा कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में, भवानीपुर, न्यू टाउन, सॉल्ट लेक, स्प्लैनेड इलाका, कई जगहों में जाके बुलडोजर से दुकानों को तोड़ा गया है। और सिर्फ कोलकाता ही नहीं, बीरभूम के सिवड़ी में हमने देखा, हावड़ा में देखा, यहाँ तक कि उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में, वहाँ भी जो अवैध हॉकर बैठे हुए थे फुटपाथ पे, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की और उसके बाद ही रातों रात पुलिस प्रशासन हरकत में आती है और अस्थायी जो हॉकर बैठे हैं, जो सैकड़ों की संख्या में हैं, हजारों की संख्या में हैं, उनको फुटपाथों से बेदखल किया जा रहा है। यही नहीं, उनके जो अस्थायी दुकान है उनको तोड़ दिया जा रहा है। इस पर हॉकर संगठन जो है, हॉकर संगठन के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है और उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब विरोध में थी, जब उनकी सरकार नहीं बनी थी, तो वो हितैषी मानी जाती थी हॉकरों के लिए। लेकिन अब क्या हुआ? अचानक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्यों हॉकरों के खिलाफ ये बयान दिया, जिसके बाद से बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तो ममता बनर्जी की बात थी। अब पटियाला चंद्रबाबू नायडू की स्किल सेंसस का परीक्षण करेगा। आप सब जानते हैं कि देश में हर सरकार के सामने रोजगार एक बड़ी चुनौती है, लेकिन देश में कास्ट सेंसस एक बड़ा मुद्दा है। पटियाला पूछता है कि रोजगार के लिए क्या जरूरी है कि उसका स्किल सेंसस ना करवा जाए? नौजवान की जाति, उसका स्किल, ये सब सवाल जरूरी नहीं है, क्योंकि देश में रोजगार जैसी बड़ी चुनौती हमेशा जाति वाली पॉलिटिक्स पर आकर ठहर जाती है। लेकिन अब इसी चुनौती को मिटाने के लिए आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक नया मॉडल तैयार किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने राज्य में स्किल सेंसस की तैयारी में जुटे हुए हैं। नायडू भी जाति जनगणना के हिमायती माने जाते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के सीएम का ये मानना है कि युवाओं को रोजगार देने का पैमाना उनकी जाति नहीं, बल्कि उनका स्किल और योग्यता होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश स्किल सेंसस कराने में देश का पहला राज्य कहा जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू की इस पहल पर गौर करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां जातीय जनगणना की हिमायती हैं। एक बड़ा वर्ग भी जाति के मुताबिक आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन कड़वा सच ये है
कि आरक्षण बढ़ भी जाए तो सबको नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि सरकार नौकरियां भी एक सीमा में ही दे सकती है। इसीलिए नौजवानों को स्किल का अपडेट कर उन्हें नौकरी के भंवर से निकालना एक सही रणनीति हो सकती है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब देश की तमाम सरकारें स्किल और एलिजिबिलिटी को प्राथमिकता दें। स्किल सेंसस के बारे में दुनिया को पहली बार नायडू जी के द्वारा सबको मालूम हुआ है। स्किल के लिए कैश की जरूरत क्या है? कैश सेंसस अलग है, स्किल सेंसस अलग है। स्किल सेंसस केवल हम हर एक फैमिली के पास जाके उस फैमिली में एजुकेटेड लोग, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनका स्किल क्या है। अभी हर एक युवा में बहुत तरह के स्किल उनके पास अवेलेबल होता है, उसको हम जानना पड़ेगा। उसको अगर स्किल अपग्रेडेशन करना तो भी हमको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन होना। हम वो डाटा प्रिपेयर कर रहे हैं, स्किल अपग्रेडेशन के लिए वो काम आएगा और उन लोगों को अच्छा नौकरी दिलाने के लिए भी काम आएगा और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये डाटा काम आएगा। तो ऐसा एक यूनिक आइडिया नायडू जी ने शुरू किया है। चंद्रबाबू नायडू के स्किल सेंसस पर देश के सांसद क्या राय रखते हैं, अब ये भी आप सुनिए। कि पहले देखी जाए जनसंख्या उसके अनुपात में ही तो नीतियां बनेंगी। अब स्किल उसके अंदर गिन लीजिए, पर जहाँ तक सवाल ये है पहले जातिगत जनगणना का मैं समर्थन। सरकार देखकर फैसला करे। ये सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है, बड़ों की सरकार है, गरीबों की तो। कास्ट सेंसस होगा तब हम एक बेहतर स्किल की बात कर पाएंगे कि किसको स्किल की जरूरत है, किसको नहीं। मुझे लगता है कि कास्ट सेंसस बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। लोगों को रोजगार मिलना बहुत बड़ा जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए स्किल सेंसस की आवश्यकता है और ज़्यादा कास्ट सेंसस की आवश्यकता नहीं। दोनों के पक्ष में हूँ, कास्ट सेंसस के पक्ष में भी हूँ, स्किल सेंसस के पक्ष में भी हूँ, ताकि इससे हमारे देश में जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित हैं और जिनमें हुनर है और उनको मौका नहीं मिलता, इन सभी को मौका। अब पटियाला आपको मध्य प्रदेश लेकर चलेगा, जहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया है। क्या है यह फैसला? मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सीएम हो या मंत्री, अपना इनकम टैक्स वो खुद भरेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 52 साल से सरकार सीएम और मुख्यमंत्रियों का आयकर भर रही है, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स के लिए सरकार ने 2023-24 में सरकारी खजाने से 69,07,000 रुपए खर्च किए थे। इसके बाद 5 साल की बात करें तो मंत्रियों के टैक्स भरने के लिए सरकार ने 3,17,00,000 रुपए खर्च किए। 3, 4, 5 करोड़ सरकार के लिए बड़ी रकम नहीं है, मान लिया ये। इससे कोई महत्वपूर्ण काम नहीं रुक जाएगा, लेकिन जनता के मन में सरकार के प्रति सम्मान बढ़ता है। उसे लगता है कि सरकार उनके टैक्स का सही इस्तेमाल कर रही है। सरकार का इकबाल बढ़ता है और गवर्नेंस में इकबाल का बहुत बड़ा महत्व होता है। पटियाला विकसित भारत के सपने पर लगे ग्रहण का परीक्षण करेगा। यह ग्रहण क्या है, अब आपको यह भी बताते हैं। भारत ने लक्ष्य यह रखा है कि वो 2047 तक विकसित देश बनेगा। क्या उस सपने की तरफ हमारे कदम ठीक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं या विकसित भारत की जमीन तले पानी खिसक चुका है? यहां पटियाला ने पानी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया, इसी पानी में पूरी कहानी छिपी हुई है, जिसे समझाने के लिए पटियाला आपको 2 रिपोर्ट्स दिखाएगा। इन पर सरकार और जनता दोनों को ध्यान देना जरूरी है। पहली रिपोर्ट ग्लोबल रेटिंग फर्म मूडीज ने जारी की है। मूडीज ने भारत को भीषण जल संकट की चेतावनी दी है। कहा है कि भारत में पानी की समस्या उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने वाली है। दूसरी रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की है, जो मूडीज की चेतावनी के सबूत की तरह है। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि भारत में जमीन का पानी लगातार कम हो रहा है। जमीन के नीचे पानी की एंट्री कम है और एग्जिट ज्यादा है। अगर इसे टेक्निकल भाषा में कहें तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम है, एक्सट्रैक्शन ज्यादा है। 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इसकी स्थिति अलार्मिंग है। यहां ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम है और जमीन से पानी की निकासी बहुत ज्यादा है। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट मूडीज की रिपोर्ट के लिए सबूत की तरह है। अगर यही हालात बने रहे तो पानी की कमी में विकसित भारत का सपना कैसे पूरा होगा?
क्योंकि मूडीज के मुताबिक पानी की कमी पूरी इकोनॉमी और समाज के संतुलन को बिगाड़ देगी। पटियाल भारत के सपने के नेगेटिव असर आपको नहीं दिखा रहा, या ये मान ले कि नेगेटिव चादर डालने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन अपने देश और उसके लोगों को अलर्ट जरूर कर रहा हूं कि क्या हम ग्राउंड वाटर के संकट पर गंभीर नहीं है। 2047 के सपने पर मंडराते संकट का ये सिर्फ ट्रेलर है। अब पटियाल आपको पूरी पिक्चर दिखाएगा। पूरी पिक्चर क्या है? पटियाल आज आपको समझाएगा कि पानी की कमी कैसे विकसित भारत के सपने के लिए खतरा है। मूडीज के मुताबिक जल संकट की वजह से भारत का कृषि और इंडस्ट्री सेक्टर चरमरा सकता है। पानी की सप्लाई में कमी से कारखाने और खेती दोनों बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे 3 चीजें होंगी। पहली, उत्पादन घटेगा, सप्लाई घटेगी। दूसरी, कम सप्लाई और ज्यादा मांग महंगाई को यह जन्म देता है। तीसरा, उत्पादन घटेगा और महंगाई बढ़ेगी तो आमदनी घटेगी। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और मूडीज रेटिंग का यह भी मानना है कि पानी के संकट से भारत में सामाजिक अशांति भी फैल सकती है। मूडीज रेटिंग में यह भी कहा गया है कि पानी संकट के चलते भारत आर्थिक संकट का सामना नहीं कर पाएगा। भारत में पानी की समस्या आखिर क्यों बढ़ रही है? अब मूडीज रेटिंग के इन्हीं आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत में कई इलाके ऐसे हैं जहां सूखे की मार से जल संकट बढ़ा है। भारत में लगातार ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। तेजी से बढ़ते तापमान की वजह से भी पानी की सप्लाई में कमी आई है। मॉनसून में कमी भी यहां एक बड़ा फैक्टर है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यहां शहर का हिस्सा बढ़ रहा है, उद्योग ज्यादा लग रहे हैं। यही विकास का मीटर भी माना जाता है। जितनी ज्यादा आबादी शहर में रहे, जितने ज्यादा उद्योग से कमाई हो, विकास उतना ही ज्यादा माना जाता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि कोयला, बिजली और निर्माण जैसे सेक्टर में पानी की मांग बहुत ज्यादा है। हर उद्योग को पानी चाहिए, आबादी को तो पानी चाहिए ही। इसलिए जमीन के नीचे जमा पानी खींचा जा रहा है, जो हमें एक बड़े संकट की तरफ लेकर जा रहा है। मतलब विकास के जिस रास्ते पर भारत है, वहां जमीन के नीचे विनाश पल रहा है। वैसे कुछ मिनट पहले तक पटियाल आपको देश की राजधानी दिल्ली के पानी का संकट भी बता रहा था। बेंगलुरु में पानी खत्म होने की खबरें आप लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन अब जो चीजें आगे बढ़कर सामने आ रही हैं, उनमें कई चौंकाने वाली चीजें खुलासा हो रहा है उनका। कैसे? ये समझाने के लिए पटियाल आपको भारत का एक नक्शा दिखाएगा। ये खास नक्शा है जिससे आपको ये पता चलेगा कि भारत में पानी का संकट कितना विशाल हो चुका है। प्यास लगने पर पीने को पानी मिल जाता है तो ये खतरा महसूस नहीं हो रहा है। इसीलिए पटियाल का ये नक्शा जरूर देखिए, आपका गला हो सकता है सूख जाए। जरा देश के नक्शे पर नजर डालिए। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राउंड वाटर की निकासी रिचार्ज से ज्यादा है। पटियाल आपको 5 राज्यों का एक सैंपल दिखाएगा। ये वो राज्य हैं जहां जमीन के नीचे पानी कम पहुंचता है और एक्सट्रैक्शन ज्यादा है। मतलब ज्यादा पानी निकाल लिया जाता है, जितना नहीं निकालना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा। सबसे पहले बात पंजाब की कर लेते हैं। जमा पानी और खर्च ज्यादा की लिस्ट में पंजाब नंबर 1 पर है। इसे आसान भाषा में आपको समझाता हूं। मान लीजिए जमीन में 200 लीटर पानी है, हर साल उसमें 100 लीटर पानी एक्स्ट्रा जमा होता है। आदर्श स्थिति यह होती है कि करीब इतना ही पानी निकाला जाए, लेकिन पंजाब 260 लीटर से ज्यादा पानी निकाल लेता है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पंजाब में 163.76% ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है। दूसरा राज्य है राजस्थान। यहां ग्राउंड वाटर लेवल लगातार कम हो रहा है। यहां जमीन के नीचे से पानी निकालने की स्टेज 148% को पार कर गई है। तीसरा राज्य है हरियाणा। यहां जमीन से पानी निकालने की स्टेज 135% को पार कर गई है। और चौथे नंबर पर है केंद्र शासित प्रदेश नगर और दादर हवेली। यहां जमीन से पानी निकालने की स्टेज 135% को पार कर गई है। 5वें नंबर पर है केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव। यहां जमीन का पानी निकालने की स्टेज 170.7% पर पहुंच गई है। यानी जितना पानी जमीन में रिचार्ज नहीं हो रहा, उससे कई गुना ज्यादा निकाल लिया जा रहा है। देश के बाकी राज्यों में भी हालात ठीक नहीं है। दिल्ली में जमीन से पानी निकालने की स्टेज 99% से भी ज्यादा है। यूपी में जमीन से पानी निकालने की स्टेज 70% पार कर चुकी है। महाराष्ट्र और गुजरात में 50% से भी ज्यादा है।
साउथ के कई राज्यों में ग्राउंड वाटर जमा हो रहा है और खर्च उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। तमिलनाडु में जमीन से पानी निकालने की स्टेज 73% से ज्यादा है। आमदनी 54 और खर्चा रुपया। जमीन के नीचे पानी जमा कम हो रहा है, हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं। नतीजा यह होगा कि जल्द ही जमीन के नीचे से पानी खिसक जाएगा। तब हम क्या करेंगे? क्या विकसित भारत जो टारगेट रखा है हमने, उस टारगेट को तय करने वालों ने जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट नहीं देखी? अगर रिपोर्ट सच हो गई तो 2047 तक विकसित भारत की गारंटी कैसे पूरी होगी? जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो ये केवल शब्द भर नहीं है, ये हर परिवार का जीवन समृद्ध बनाने का अभियान है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, हर पल देश के नाम। और मैं आपको कहता हूं 24/7 और 2047। अब दिल्ली की राजनीति के एक बड़े रहस्य का परीक्षण होगा। आज सीबीआई ने कोर्ट में बड़ा विचित्र दावा कर दिया। दावा केजरीवाल के हवाले से किया गया। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल के मुताबिक शराब नीति के लिए मनीष सिसोदिया जिम्मेदार है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट में खड़े केजरीवाल ने फौरन इसका विरोध किया और कहा कि उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। इस पर बहुत राजनीति शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह सब उनकी पार्टी को तोड़ने और खत्म करने की साजिश का हिस्सा है। लेकिन शराब घोटाले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुसीबत बढ़ जरूर गई है। अभी तक वो इस नाम पर बेल मांग रहे थे कि शराब घोटाले के मुख्य केस में उनका नाम शामिल नहीं है, मतलब सीबीआई की जांच में उनका नाम नहीं है। लेकिन अब सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। वो ये दलील भी नहीं दे पाएंगे अब कि उनका नाम सीबीआई के केस में नहीं है, इसलिए उनको खामखा इस केस में फंसाया जा रहा है। आज सीबीआई ने उन्हें 3 दिन की कस्टडी में भी ले लिया है। 5 डेज कस्टडी सीख करी थी, जिसमें कि अभी कोर्ट ने 3 दिन की कस्टडी 29 तारीख तक की कस्टडी को जो है वो अलाउ किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 वकील, उनकी वाइफ और साथ में घर का खाना, चश्मा और उनकी किताब की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी और उनको जो है ड्यूरिंग कस्टडी दी जाएगी। इसी खबर पर आपको अपडेट दे देते हैं। रिमांड पर लेकर केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई हेडक्वार्टर में अधिकारी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रहे हैं। अदालत से रिमांड पर लेकर अरविंद केजरीवाल से सीबीआई के अधिकारी अब कथित शराब घोटाले के मामले में पूछताछ कर रहे हैं। ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। राहुल गांधी और पीएम मोदी उन्हें चेयर तक लेकर गए। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने इमरजेंसी पर एक बयान दिया। विपक्ष इससे बहुत नाराज हो गया। विपक्ष ने इस पर बहुत गुस्सा किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल पर अहम फैसला दिया है। स्कूल और कॉलेज में बुर्का या हिजाब पहनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने चैम्बूर के आचार्य मराठा कॉलेज में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराया है। अगर आप कॉफी नहीं पीते, लगातार 6 घंटे से ज्यादा कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो आपकी जिंदगी घटने लगती है। अमेरिका और चीन में हुए एक सर्वे में यह बात कही गई है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात फिर होगी आपसे मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।